अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग मेरे स्टूडेंट्स और स्टूडेंटियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ओके जी, आज मैं भी शुरू करने लगा हूँ केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का सेकेंड ईयर का फेडरल बोर्ड और केपीके के लिए। बाकी भी बोर्ड्स जो हैं वो सारे के सारे सेम ही है पाकिस्तान में, सिर्फ टॉपिक्स आगे पीछे हुए भी होते हैं, तो आप लोग वरी ना कीजिएगा। देखिए मैं आपके सामने बुक दिखा रहा हूँ जो फेडरल बोर्ड में चल रही है। इसमें पहला आपका चैप्टर है 13 S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है पीरियड 3 सोडियम 2 आर्गन। तो पीरियड्स और इसको समझने से पहले आपको बेसिकली थोड़ा सा जानना होगा कि जो आपका ये होता है पीरियोडिक टेबल की क्या चीज़ है। तो इन सब टॉपिक्स को मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ट्रेंड्स क्या हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, रेडियस के, आयोनाइजेशन एनर्जी के, तो इन सब को मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको एक लेक्चर के थ्रू जिससे आपको ईजी हो जाएगा इस पूरे चैप्टर को समझना। अगर आप वो बात मेरी समझ गए तो आपका पहला चैप्टर ख़त्म बच्चों, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो ये जो आपका पीरियड नंबर 3 लिखा हुआ है ये सोडियम 2 आर्गन है। मैं अभी आपको एक पीरियोडिक टेबल भी दिखाता हूँ, तो वहाँ से हम आगे फिर अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये आपके सामने है हमारा पीरियोडिक टेबल, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो आप लोगों ने जो बीच में मिडल में है ये 3 to 12 जहाँ है, ये वाला जो ये वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन को आप लोगों ने छोड़ देना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और जो नीचे हैं लेंथिनाइट्स और एक्टिनाइट्स, इनको छोड़ देना है आपने। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनको छोड़ने के बाद आपके पास बचते हैं टोटल 8 ग्रुप। तो इन 8 ग्रुप्स के बारे में हम बताएंगे जी कि इनके अंदर जो है वो एटॉमिक साइज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर ऑफ शेल्स पे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सब बातें आपको अजीब सी लग रही होंगी, सर ये क्या कह रहे हैं, तो मैं आपको इसको पूरा टोटली समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप देखें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है जिसमें पीरियड 3 की तरफ उन्होंने इशारा किया, तो देखिए ये सोडियम से शुरू हो रहा है और आर्गन पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और बाकी अगर किसी बच्चे को कोई पीरियोडिक टेबल में इशू हो मुझसे पूछ सकता है। तो चलें शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको उसमें दिखाया कि पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको मैंने बता दिया। मैं सारा पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं उठा रहा हूँ, मैं उसका फर्स्ट ग्रुप उठा रहा हूँ। ठीक है, मैं फर्स्ट ग्रुप उठाने लगा हूँ, मैं आपको बताने लगा हूँ कि फर्स्ट ग्रुप को हम अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको सारे ग्रुप समझ में आ जाएंगे। तो हमारा पहला ग्रुप है जी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, अब बात ये जी कि ये सर ये ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, तो याद रखिएगा फ्रॉम डाउन टू बॉटम, यानी कि अगर आप एक लाइन में देख रहे हैं, फ्रॉम वर्टिकल देख रहे हैं, तो वो कहलाता है ग्रुप। ठीक है, और अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वो कहलाता है पीरियड। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे जा रहे हैं एक ही लाइन में वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप। और अगर आप मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो वो क्या कहलाएगा? पीरियड। ये किसके लिए है, ये आपने बातें याद रखनी है पीरियोडिक टेबल के लिए, ये चीजें पता होनी चाहिए। तो मैंने जैसे कि आपके सामने पहला ग्रुप लिखा हुआ है, अक्सर बच्चों को पहला ग्रुप नहीं याद होता, तो उनके लिए एक फार्मूला बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इसको याद करने का आसान तरीका है हा ली ने की रब से फरियाद। ये याद कर ले, यकीन करें आपका सारा काम हो जाएगा। मैं अगेन रिपीट करूं, H हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ने से सोडियम, के से पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये आपको याद हो भी जाएगा, इतना कोई मसला नहीं है। मैंने पहले आपके सामने ग्रुप रख दिया। अब बात करते हैं बच्चों, जो आपका पहला टॉपिक है, जो आपके चैप्टर में पहला टॉपिक दिया हुआ है कि जी S&P ब्लॉक के बारे में, और सारा के सारा इसके जो थर्ड आपका पीरियड है उसके बारे में उसमें बात की है। अगर आप लोग ये चीजें सारी समझ गए तो आपका पहला चैप्टर गया शू। क्या गया? शू। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ओके, शुरू करते हैं। इस चीज को समझने से पहले याद रखिएगा क्या कि हमने सबसे पहले पढ़ना है शेल्स के बारे में। शेल क्या होता है, तो इसको बताने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज ड्रॉ की है जिसके अंदर बीच में मैं ये क्या शो कर रहा हूँ, ये क्या है जी? न्यूक्लियस। और इसके इर्द गिर्द जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं? शेल्स। ये क्या कहलाते हैं जी? ये क्या चीज है? ये है शेल्स। और बीच में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। और बाहर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये आप 9th और 10th क्लास में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट एक रिवीजन दे रहा हूं। तो ये शेल्स हैं। तो याद रखिएगा जिस आप पीरियड में होंगे, ठीक है, उसी का आपका क्या होगा? शेल। जैसे कि आप मेरा अगर कैमरामैन इधर फोकस करे तो देखें, अगर आप हाइड्रोजन कितने नंबर पे आ रहा है? पहले नंबर पे, तो उसके अंदर शेल भी कितने होंगे? 1। लिथियम कितने नंबर पे आ रहा है? 2, तो शेल भी कितने होंगे? 2। तो जितने नंबर पे पीरियड पे कोई बंदा आ रहा होगा उसके अंदर उतने ही शेल होंगे। और ये टोटल कितने हो सकते हैं? ये मैक्सिमम
7 होते हैं, 7 से ज्यादा नहीं। ये 7 है, 7 से ज्यादा नहीं होते। उनका शुरू होता है के से नाम और जाता है लास्ट एल तक, ठीक है। वो आप बेशक आप करके देख लें, के से आगे जहां तक एबीसी जा रही है उसी से हम इनको नाम देते हैं, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये शेल्स कहलाते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं और जिस पीरियड में होंगे ऊपर से नीचे ये बढ़ते जाते हैं एक एक करके, और टोटल कितने जाएंगे 7, और मिनिमम कितने हो सकते हैं 1। अच्छा, अब बात ये आगे जी कि मैंने आपको नंबर ऑफ शेल्स का बता दी कि ऊपर से नीचे जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं इनका जो है, और ये 7 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। इनके अंदर कौन रह रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इस पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो जबरदस्त हो गया। और एक और बात, मैंने ऊपर एक नाम लिखा हुआ है डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। काइंडली ये भी याद रखिएगा, डुप्लेट रूल होता है कि फर्स्ट शेल, जैसा कि ये पहला शेल है, इसके 2-3 नाम है। इसको पहले क्या कहते हैं, इनर मोस्ट शेल, ठीक है। इनर मोस्ट शेल या फर्स्ट शेल, इसके अंदर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। इस रूल का नाम क्या है, डुप्लेट रूल। डुप का मतलब होता है 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसी तरह इसके बाद आने वाले जो मर्जी शेल हो, बेशक वो कोई सा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसके अंदर कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, 8 से ज्यादा नहीं। इसका नाम क्या है, ऑक्टेट रूल। ऑक्ट जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। ओके जी, आते हैं अपने असल मेन टॉपिक की तरफ। मैंने आपको शेल्स के बारे में बताया, तो हमारा पहली चीज है, मैंने यहां लिखा हुआ है शेल्स। आप लोग ही मेरे साथ चलेंगे। अब जरा देखिए मैंने क्या लिखा है, P फॉर बेसिकली पीरियड और G फॉर ग्रुप। मैं असल में यहां पर बताऊंगा कि हमारे जो है वो पीरियड में शेल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और हमारे इसी तरह ग्रुप पे शेल्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अब बंद कर दो। ओके, तो मैं अब आपको बताता हूं जी कि शेल्स के लिए मैंने P फॉर पीरियड लिखा है, G फॉर ग्रुप। ये बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करें तो क्या फर्क पड़ता है शेल्स पे, और अगर हम ग्रुप में करें तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों के सामने मैंने क्या बात की, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो शेल क्या मैंने कहा था कि पहले में है तो 1 है, 2, 3, 4, तो ऊपर से नीचे क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो हम कहेंगे ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और अगर आप बात करें इसी तरह पीरियड की, देखिए अगर लिथियम के सामने अगर आप चलते जाएंगे, जिस मर्जी में चले जाए, वो है तो दूसरे नंबर पे, तो उसमें कितने शेल रहेंगे, 2। इसी तरह अगर आप पोटेशियम के साथ चलेंगे आगे, जो मर्जी देख लें, सल्फर देख लें, फास्फोरस देख लें, वो सब हैं किसमें, तीसरे नंबर पे, तो उनके शेल भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। तो इसका मतलब है पीरियड के अंदर जो आपके शेल्स हैं रिमेन्स सेम, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग ये बात समझ गए तो ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये सब खत्म। मैं गारंटी दे रहा हूं ये खत्म। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा यहां पर आपको दिखाए कि अगर आप ये समझ गए, तो आपका रेडियस, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सब खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा आप प्लीज जूम आउट करेंगे ताकि मैं आपको बता सकूं। तो अब देखिए जी, सबसे पहले शेल्स आपको समझ आ गए। मैंने क्या कहा, ऊपर से नीचे आएंगे, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सेम रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ गए तो समझे ये आपके सारे टॉपिक खत्म। चले मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले आ जाए एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मतलब साइज कितना बड़ा है, कोई चीज कितनी बड़ी होगी, कितना साइज होगा, बिग स्मॉल कितना होगा। अब आप यहीं पर देखिए, मैंने आपसे अभी क्या कहा, ऊपर से नीचे आए तो शेल क्यों हो रहे, इंक्रीज हो रहे ग्रुप में। अगर ग्रुप में शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो बच्चों खुद सोचो, किसी चीज ये शेल 2 बनाए, अगर मैं 3, 4, 5, 6, 7 बनाऊंगा तो उसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे कि ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक्सीलेंट, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब आ जाए एटॉमिक साइज के ऊपर। अब आप कहेंगे सर शेल तो सेम है, तो इसका मतलब एटॉमिक साइज भी सेम रहेगा। यहां बच्चों थोड़ी सी टेक्निकल बात है, वो आपको मैं समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। की दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आप लोगों को पता क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब मसला ये आ रहा है कि अगर मैं सोडियम की बात करूं, लिथियम की, हाइड्रोजन की, किसी की बात करूं, इनके सामने जो दूसरा ग्रुप होगा, मतलब इनके सामने जो अगला नेक्स्ट ग्रुप होगा या उससे नेक्स्ट ग्रुप होगा, उसमें पता मसला क्या आता है, उसमें पी जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। सेम रहेगा शेल, लेकिन पी चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज, यानी कि खींचने वाले क्या होते जा रहे हैं, ज्यादा। जब खींचने वाले ज्यादा हो रहे हैं तो आप देखिए क्या होगा, अभी ये इस तरह है ना, अगर ये बढ़ता जाएगा तो ये अपने करीब करीब करता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, और करीब खींचेगा और करीब खींचेगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, साइज क्या होता जाएगा, थोड़ा छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप पीरियड में मूव करेंगे तो साइज क्या हो जाता है,
छोटा होता है। किस वजह से होता है? ड्यू टू प्रोटॉन साइज, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, इसको कहते हैं न्यूक्लियर इफेक्ट। न्यूक्लियर इफेक्ट आने लग जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट आने लग जाता है, जिसकी वजह से साइज क्या होता जाता है? छोटा 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 छोटा। ओके, सो ये बात आप समझ गए। शेल्स के अंदर क्या रहेगा? सेम, लेकिन इसमें फर्क आता है। क्यों फर्क आ रहा है? मैंने बताया, अलोंग द पीरियड आपका प्रोटॉन साइज बढ़ता जाता है। अगर आप ये बात समझ गए तो एग्जैक्ट सेम इज द केस विद रेडियस। रेडियस होता है इस सेंटर से बाहर आउटर शेल तक का डिस्टेंस। तो जैसे जैसे आपका जो है ये ग्रुप में अगर आप देखें तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक साइज, तो इसका मतलब है रेडियस भी क्या होगा? इंक्रीज। सिंपल। अगर आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। सिंपल सी बात है, ऑब्वियस है। अगर साइज छोटा है तो रेडियस भी क्या हो गया? छोटा। जैसे अगर बड़ी बॉल है तो उसका रेडियस क्या होता है? बड़ा। छोटी बॉल है उसका रेडियस क्या होगा? छोटा। रेडियस का मतलब क्या होता है? सेंटर से लेकर आउटर जहां पर आपकी बाउंड्री है उस तक का डिस्टेंस। ठीक है, ओके। ये बहुत मेन टॉपिक्स हैं और हैं इसी पे डिपेंडेंट। सो फर्स्ट वन इज आयोनाइजेशन। पहले आप समझे आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अच्छा बच्चों, एक बात और, आयोनाइजेशन जो है ये सिर्फ कौन शो करते हैं? ये मेटल्स के लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए? नॉन मेटल्स के लिए। ये भी आपको बता देता हूं। मेटल्स क्यों? मेटल्स के ऊपर हमेशा याद रखिएगा, मेटल्स के ऊपर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। हर वो चीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है भाईजान वो मेटल है। एलिमेंट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो मेटल है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आ जाए आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि अगर कितनी आपके एनर्जी लगानी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यानी कि अगर सपोज करें इसके, सॉरी मैं जरा दूसरा मार्कर यूज करता हूं, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज ये। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं हो सकते। या तो वो 8 पूरे करे या वो 2 पूरे करे। अब इस केस के अंदर ये होता है कि 8 पूरे करने के लिए इसको कितने चाहिए? 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। 7 ले नहीं सकता। इसके लिए आसानी क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे कि शेल खत्म होगा, अंदर इसके क्या रह जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ समझ ना आया तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा कि ये कैसे ऑक्टेट और डुप्लेट रूल पूरा किया जाता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्यों रिलीज करेगा? मैंने आपको बताया, ये अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करना चाहता है। कोई एलिमेंट अनस्टेबल दुनिया में नहीं रह सकता, वो या तो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करे या डुप्लेट को। ऑक्टेट इसलिए नहीं कि साथ लेना आसान है। ठीक है, इसमें इस चीज को देखा जाता है कि उसके लिए कौन सी चीज इजी है, कहां से जल्दी अपनी स्टेबिलिटी को पहुंच सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जो छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए? कि हम थोड़ी सी एनर्जी दे एकदम इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, या हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी? इसको किसने पकड़ के रखा हुआ है? इस प्रोटॉन ने। तो अगर हमें इसको निकालना है तो हमें इसको थोड़ी सी क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी की। ऐसे ही कि ये इसके पेरेंट्स है और ये इसका बच्चा है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? अपने बच्चे को खींच के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो क्या कितना स्ट्रॉन्ग है पेरेंट? क्या वो बच्चे को एकदम छोड़ देगा, या उसको हमें थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा? तो हमें यहाँ जोर लगाना पड़ेगा। अगर जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा तो हम कहेंगे इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई है। इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये ज्यादा जल्दी आयोनाइज नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो जितनी कम एनर्जी देंगे उतनी जल्दी आयोनाइज हो, तो वो बहुत जल्दी, वो अच्छा मेटल है। तो हम अब देखते हैं, जरा इधर देखें। मैंने क्या कहा था? टॉप से बॉटम पे क्या होता जा रहा है? शेल इंक्रीज होता जा रहा है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और बाहर कौन फिर रहे हैं जी इसके? ये इलेक्ट्रॉन्स फिर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। जरा बच्चों जरा गौर करें, इसका और इसका डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। और इसका और इसका डिस्टेंस क्या है? कम है। तो अब मैंने आपसे क्या कहा कि P का मतलब क्या? वो इसको खींचता है अपनी तरफ। इसके लिए इसको खींचना आसान है या इसको खींचना आसान है? ऑब्वियस है यार, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, जो करीब है उसको खींचना आसान है। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे हमारे शेल इंक्रीज होते जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। जबकि पीरियड में क्या होता जाएगा?
हाई होती जाएगी। क्यों हाई होती जाएगी? क्योंकि प्रोटॉन का साइज क्या होता जा रहा है, प्रोटॉन का साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, कम। जब कम होगा तो वो करीब आ जाएगा, जब करीब आएगा तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो भी एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दें उसको क्या कहते हैं हम, मेटल्स। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। ठीक है जी, आगे आप चले। नेक्स्ट है जी आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये होती है, एफिनिटी का मतलब होता है मोहब्बत, लव। इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत पता है कौन करता है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को मोहब्बत है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। मेटल्स को नफरत है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहती हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है नॉन मेटल्स के लिए, आयनाइजेशन होती है मेटल्स के लिए। अब इसके लिए हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना। आप सिंपल सी बात है यार, जिसका एटॉमिक साइज छोटा है, यही वाली बात इधर देखिएगा जरा यही वाली बात कि अगर प्रोटॉन इसके करीब होगा, मतलब जो खींचना है जिसने, वो करीब होगा तो जल्दी से खींच लेगा। अगर वो दूर होगा तो देर लगेगी, मतलब ज्यादा उसको मसला होगा। तो इसलिए जितना साइज छोटा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं टॉप टू बॉटम क्या होती जाती है, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। और अलोंग द पीरियड क्या होती जाएगी, अलोंग द पीरियड, क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या होती जाएगी, इंक्रीज। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिसने इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि अगर आप सातवें ग्रुप की बात करें, पहला है फ्लोराइड और फिर क्लोराइड। तो फ्लोराइड की जो है खींचने की ताकत, जो अगर वो खींचना चाहे अपनी तरफ, वो ज्यादा है बानिस्बत क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन नीचे आ रहा है। जितना नीचे जाएगा उसका शेल इंक्रीज हो गया। जब शेल इंक्रीज हो गया तो उसका एटॉमिक साइज बढ़ गया। एटॉमिक साइज बढ़ गया तो फासला बढ़ गया। अगर फासला बढ़ गया तो उसको इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए इतनी ताकत नहीं रहेगी उसमें, क्योंकि उसका दूर हो गया इलेक्ट्रॉन। ओके, सो लास्ट, अगर ये आपको बात समझ आ गई, आपका पहला चैप्टर बच्चों खत्म केमिस्ट्री का। ओके, अगर ये बात समझ आ गई तो आपको अब आ जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लास्ट चीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों क्या चीज होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, आपको पता होगा, आपने एक बॉन्ड पढ़ी थी, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हुए होते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या, मैं आपको एक मिनट एक चीज बता दूं, प्लीज इधर जरा फोकस कीजिएगा। मैं एक चीज इन बच्चों को बताऊं, जैसे कि HCl है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, डॉट और क्रॉस इस तरह बना हुआ होता था ये। अब ये चाहता है इसको अपनी तरफ खींचे, ये चाहता है जैसे कि जो ताकतवर होगा उसको अपनी तरफ खींच लेगा, इस पेयर को। ये चाहेगा मैं खींच लूं, ये चाहेगा मैं खींच लूं। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इसको अपनी तरफ थोड़ा सा ज्यादा खींच लेगा। अब ये किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियस है, जिसका साइज छोटा होगा। जिसका साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जिस तरह साइज बड़ा होता जाएगा, इस प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता जाएगा, कम ताकत लगती रहेगी। तो हम सिंपल सी बात यहां पर भी यही बात इसी पे अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे जैसे ग्रुप से आप नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम। इसका मतलब है साइज इंक्रीज, तो इसकी खींचने की ताकत, इस पेयर को अपनी तरफ खींचने की ताकत भी क्या होती जाएगी, कम। इसी तरह अगर आप इसमें मूव करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हाई। तो बच्चों आप लोगों को सब समझ आया होगा उम्मीद है, लेकिन मैं एक दफ़ा पूरा ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि इस तरह मूव करते हैं तो पीरियड है, नीचे आते हैं तो ग्रुप है। आपको मेन चीज़ समझ लीजिए, शेल ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो शेल इंक्रीज होते हैं, मैक्सिमम 7 है, मिनिमम 1 है। हर जो पहला शेल होता है जिसको इनर मोस्ट कहते हैं उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसको डुप्लेट रूल कहते हैं। बाकी सब में 8 आ सकते हैं, उसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया और आपको बताया कि शेल्स P स्टैंड्स फॉर पीरियड एंड G फॉर ग्रुप। नीचे जाते जाएंगे तो क्या होता जा रहा है, शेल इंक्रीज, और इधर जाएंगे तो सेम रहते हैं। एटॉमिक साइज में आ जाए, क्योंकि एटॉमिक साइज के अंदर इसलिए फर्क आ रहा है क्योंकि हमारा प्रोटॉन साइज मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा करीब आते जाते हैं। तो इस तरह मूव करेंगे पीरियड में तो छोटा होता जाता है, ऊपर से नीचे क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। इसी तरह रेडियस है, ये दोनों सेम चीजें हैं। आयनाइजेशन के बारे में मैं बताया, आयनाइजेशन वो एनर्जी है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आखिरी शेल को निकालने के लिए हमें चाहिए, और ये किसके लिए होती है, मेटल्स के लिए। तो ये जितनी ज्यादा दोगे उतना कम आयोनाइज होगा, उतनी गंदी मेटल है। गंदी मेटल से मतलब वो बैड मेटल है, इतनी अच्छी मेटल नहीं है, गुड कंडक्टर नहीं होगी। ठीक है, ओके जी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये मैंने आपको बताया मोहब्बत है। इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत कौन करता है, हमेशा नॉन मेटल्स करती हैं। इसके बारे में भी आपको बताया, पीरियड में अगर आप मूव करेंगे तो इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की ताकत का नाम है। तो जिस तरह आपका एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होता जाएगा, ऑब्वियस है आपके लिए आसानी होगी इसको खींचने के लिए। देखें इनवर्स है, साइज छोटा तो ये ज्यादा, साइज बड़ा तो ये कम।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। ये मैं टॉपिक वाइज इंशाल्लाह ताला अपलोड करता रहूंगा। आपका पहला चैप्टर समझे आपके लिए जूम खत्म। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।